नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट में। देखिए मित्रों, अपन इस वीडियो में आज बात करेंगे जो कि क्लास 9th की जो बुक है RBSC की, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। आपको पता होगा ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है और इस बुक में से आपको पता है हाल ही में जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित। तो ये 9th और एक 10th RBSC की जो बुक है, इसमें से सारे क्वेश्चन है जो इतिहास और कला संस्कृति से है वो पूछे गए थे। काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस बुक से बने थे। तो आप लोगों ने देखा ही होगा किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे रीट में। तो अपन इस बुक को अपने इस चैनल पर है जो कंप्लीट वीडियो बनाएंगे और अलग अलग टॉपिक वाइज इसके वीडियोस बनाएंगे। तो अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आने वाले एग्ज़ाम में आपको पता होगा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत जो राजस्थान जीके का पोर्शन है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते। तो ये है बुक कक्षा 9th की, RBSC की 9th बुक है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। तो करते हैं शुरुआत इस बुक की। तो इस बुक के अंतर्गत ये टॉपिक दिए गए हैं, ये अध्याय दिए गए हैं इस बुक के अंतर्गत। जो 9th क्लास की बुक है इसमें इस प्रकार के जो दिए गए हैं। तो पहला इसमें आप देख सकते हैं 1857 की क्रांति और राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन और राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। इस प्रकार से ये टॉपिक अध्याय दिए गए हैं। राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की शौर्य परंपरा, ये सारे के सारे टॉपिक है जो अपने राजस्थान के किसी भी एग्जाम में आप देख सकते हैं उसमें लगते हैं। तो देखते हैं अपन इसमें आज अपना पहला अध्याय होगा जो कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। 1857। तो करते हैं शुरुआत वीडियो की। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बार की तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किया। इस घटना से संतप्त उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। फिर 1724 के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई और इसी 20 अप्रैल 1737 में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। और राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। मराठों को जो आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया और 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही भी राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश है जो इसी बहाने हुआ था। आगे है नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से सौत और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। ये कर थे क्या? सौत और सरदेश मुखी। 1732 में सवाई जय सिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उससे मराठों ने घेर लिया। जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े।
है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य स्वीकार कर लिए और 28 परगने मराठों को देने पड़े। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। आगे राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे और अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। अतः जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्र हुए और 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय में सहयोग देने का वादा किया। ये एक हुरडा सम्मेलन हुआ था, आपको पता है, इनका इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो ये 17 जुलाई 1734 को हुआ था इस प्रकार से। और वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय किया गया। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं मिले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी है जो द्वेष था। क्या था? एक दूसरे पर ईर्ष्या करते थे। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा और एक नेतृत्व का अभाव रहा था। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। क्या? स्वार्थी थे, अपना अपना स्वार्थ देखते थे कि मेरा राज्य सही रहे और अन्य चाहे भाड़ में, इस प्रकार की जो स्वार्थता की भावना थी, इस प्रकार से। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। क्या हुआ? खदेड़ना चाहते थे लेकिन असफल रहे थे। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा सौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम ये निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठाओं के भी करदाता बन गए। 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुरासराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। तो ये मित्रों देख सकते हैं आप, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आगे। हालांकि इसमें इतनी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आगे आएगा पार्ट उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं इस बुक के अंतर्गत जितने भी अध्याय हैं उसको अपने इस चैनल पर अपलोड करूँगा, तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल पे। और 10th जो क्लास की बुक है आरबीएससी की, वो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं आपने तो वो भी जाकर के जो देख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर और जैतान परगनों में सौथ वसूल करना आरंभ कर दिया और 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर है जो मराठों को परास्त कर दिया। कहाँ पे? तुंगा का युद्ध 1787 आप देख सकते हैं। 1787 राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को पराजित कर दिया। कब? 1787 में। 1791 के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी और इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर है जो जमा लिए और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति है जो कमजोर हो गई। 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। 1795 में मेवाड़ पर सुंडावतों का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूहों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर खान पिंडारी 1802 में अमीर खान पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए
और 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, वह असफल रही। और 1793 ईस्वी से 1813 के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़ित सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट में घिर गया। शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास शुरू कर दिए। क्या किया? राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू कर दिया। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। किसने? पृथ्वी सिंह। और ये है जो अंग्रेज गवर्नर जनरल है, उनके पास गए थे। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, वह सफल नहीं हुआ और 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने को इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्णावसर प्रदान कर दिया। 1803 की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे, कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी तथा आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा दायित्व कंपनी पर होगा, अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि। इस प्रकार की है जो संधि की गई थी अंग्रेजों के साथ। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दी और 1811 में सैटन के स्थान पर चार्ल्स मैटकॉप दिल्ली का रेजिडेंट बना। कौन? चार्ल्स मैटकॉप। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, आमिर खान और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। आगे तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स की सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु ये तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इधर मैटकॉप का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 में सिरोही राज्य से संधि की गई। कब? सबसे अंत में किसने? 1823 में सिरोही राज्य ने संधि की थी। इस प्रकार 1817 से 1823 के दौरान राजस्थान में स्थापित ये ब्रिटिश आधिपत्य 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा। इस प्रकार की ये गतिविधि है जो चलती रही थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि सबसे अंत में किसने है जो संधि की थी अंग्रेजों के साथ। आप देख सकते हैं 1823 में सिरोही राज्य ने है जो संधि की थी। और ऊपर आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से यहाँ पे राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासक तो कौन थे? कोटा में आप देख सकते हैं राम सिंह थे, जोधपुर में तखत सिंह और भरतपुर के जसवंत सिंह, उदयपुर के स्वरूप सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, सिरोही के शिव सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, करौली के मदन पाल, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला और बूंदी के राम सिंह और अलवर के विनय सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, अपना प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर रियासत के हो जाएंगे आपके उदय सिंह। इस प्रकार से ये उस समय शासक हुआ करते थे। 1857 की क्रांति के समय इन रियासतों के ये शासक हुआ करते थे। इन शासकों में से एग्जाम में पूछा जाता है
अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आगे देखते हैं अपन 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। कितनी? 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी, जिनमें से 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। इन राज्यों के साथ की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी तो कुछ विशिष्ट जो उस राज्य से संबंधित थी। संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार थी। संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली और अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया और संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया था। साथ ही ये आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में राज कार्यों में है जो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। तो ये कुछ शर्तें थी। आगे देखते हैं। खिराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। आगे देखते हैं। उपयुक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा और कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे और शासन कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए जाते थे और अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांभर झील और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई, जिनका खर्च भी संबंधित राज्यों को ही वहन करना पड़ता था। भारी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। इस प्रकार से ये अंग्रेज है जो धीरे धीरे यहाँ पर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने लगे थे। तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति आप देख सकते किस प्रकार से शुरू हुई थी। मित्रों, अभी तक आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और आने वाले अध्याय काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और क्लास 10th की बुक अपने चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। तो अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट बनी हुई है तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। आगे राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 की संधि की थी। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। राजपूत शासकों ने है जो अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हुई। यथा सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नगद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इन विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बड़ी सड़ी थी। किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। अब वे उतने प्रभावशाली नहीं रहे। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। कहाँ पे? डूंगरपुर। इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। वहां पर क्या हुआ? ब्रिटिश सेना के प्रति है जो एक रोष व्याप्त हो गया लोगों में। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। क्या की? कप्तान था ब्लैक, उसकी हत्या कर दी। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर खड़े हो गए।
अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय आप देख सकते हैं ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन हुआ करते थे, पीए कौन होते थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटा के अंतर्गत आप देख सकते हैं मेजर बर्टन, जोधपुर में आप देख सकते हैं मैकमोसन, भरतपुर में मॉरिसन, जयपुर में ईडन और उदयपुर में सॉवर्स और सिरोही में जेडी हॉल। इस प्रकार से ये जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे इन 1857 की क्रांति के समय रियासतों में। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं मित्रों, तो एग्जाम के अंतर्गत कि कोटा का कौन था पॉलिटिकल एजेंट, जोधपुर का कौन था 1857 के समय, भरतपुर में कौन था। तो इस प्रकार से ये मिलान वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस प्रकार से ऐसे, और एक अलग से भी पूछ ली जाते हैं कि वहाँ पर कौन सा शासक था, किस रियासत में कौन थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है पूरी यहाँ से। आगे है राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी और ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों से ये जनता समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते थे। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल किए जाने वाले वार्षिक खिराज और सामंतों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से है जो असंतुष्ट थे। इस प्रकार से सभी लोगों में है जो एक रोष व्याप्त हो गया, लोगों में एक जो संतुष्टि का भाव था वो नहीं रहा। लोग ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेज खुद है जो ऐसी ही नीति अपनाई थी लोगों के विरुद्ध में। तो इस प्रकार से जलना या ईर्ष्या करना और असंतुष्ट होना ये लाजमी था। ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में ये विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया और ब्रिटिश विरोधी भावना को पनपाने में राजस्थान के कवियों और साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे तथा उन शासकों एवं सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राघोदास, चांदू गंगा जी और महाकवि सूर्यमेल आदि के नाम है जो उल्लेखनीय है। इससे स्पष्ट है कि भारत में जो क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था, लोगों में भारी आक्रोश था। 1857 की क्रांति के समय आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियां थी। ये एग्जाम पूछा जाता है कि कितनी छावनियां थी, तो 6। कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा। ये इस प्रकार से सैनिक छावनियां हुआ करती थी। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ABCD N स्क्वायर, यानी कि A से एरनपुरा, B से ब्यावर और C से आप देख सकते हैं खेरवाड़ा और D से हो जाएगी आपकी देवली और N स्क्वायर से हो जाएगा नसीराबाद और नीमच। ABCD N स्क्वायर इसकी ट्रिक है। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के AGG को प्राप्त हुई, यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे।
मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को ये आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दें और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उनका कठोरतापूर्वक दमन करें। अब देखते हैं नसीराबाद में क्रांति। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ और इसके निम्न कारण रहे। कौन कौन से कारण रहे थे? उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, आप देख सकते हैं एग्जाम पूछा गया कि 1857 की क्रांति के समय जो नसीराबाद में कौन सी नेटिव थी इन्फेंट्री, तो एक 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लॉन्चर्स के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि ये सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई, अतः उसमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया गया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। पहले ये कहाँ पे थी? अजमेर में, फिर नसीराबाद भेज दिया। इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने सर्दी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रसार कर विद्रोह का संदेश प्रसारित किया। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई और इस तथ्य को गुप्त रखा गया था और बाद में जब ये बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से है जो 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई और सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पॉट्सवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। किन की हत्या कर दी गई थी? मेजर स्पॉट्सवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी यहाँ पे नसीराबाद। आप देख सकते हैं 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बना है। लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी घायल हो गए और अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली और चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई, पर इन्हीं विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक भी बूंद नहीं पाई। आगे देखते हैं। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिसमें अंग्रेज परास्त हुए। 18 जून 1857 दिल्ली पहुंच गए थे ये। आगे देखते हैं अपन नीमच में क्रांति। नसीराबाद में देख ली, अब देखते हैं नीमच। नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। कब गया? 3 जून 1857 को। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद अंग्रेज क्रांतिकारी सैनिक नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए और उन्हें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंच गए। कहाँ पे? शाहपुरा है जो, पहुंच गए वहां से नीमच। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी नीम बहेड़ा पहुंचे, जहां की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहां से देवली, टोंक व आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में भी काफी वृद्धि हो गई। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सॉवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। 8 जून 1857 को पुनः अधिकार कर दिया। अब देखते हैं अरिनपुरा और आउवा की क्रांति। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। अरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। क्रांतिकारियों ने अरिनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आउवा
कि ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। आउवा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था, अंग्रेजों एवं जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आउवा पहुंच गए। तो ये इसमें मित्रों वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा, लेकिन आप अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो देखने को मिलेगी, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो इसमें से बनेंगे। आगे देखते हैं। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आउवा भेजी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आउवा भेजी थी। 8 सितंबर 1857 को आउवा के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। इस संघर्ष में किलेदार ओनाट सिंह मारा गया। कौन मारा गया था? ओनाट सिंह। तथा सिंघवी कुशल राज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ और जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आउवा आ गया। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व 18 क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा और ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गई। आगे देखते हैं। ये यहाँ पे आउवा के किले की इसी दरवाजे पर लटकाया था अंग्रेजों का सिर। जॉर्ज लॉरेंस आउवा के पराजय को भूला नहीं था, इसलिए आउवा के ठाकुर के से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आउवा की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर आक्रमण कर दिया और दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आउवा के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आउवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा और आउवा के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आउवा के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया तथा वहां के निवासियों पर भीषण अत्याचार की। आगे देखते हैं। मेवाड़ में क्रांति की गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी। किंतु मेवाड़ के महाराणा सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान सॉवर्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाइयों में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सॉवर्स के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सॉवर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा, तब कप्तान सॉवर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जगह से अपदस्थ कर राजपूताने से ही निष्कृत कर दिया जाएगा। कप्तान सॉवर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए। और आगे देखते हैं। कोटा में क्रांति। राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किसी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया।
तदनुसार 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। 15 अक्टूबर 1857 कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया तथा उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्या की हत्या कर दी थी? मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गई। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें 9 शर्तें रखी गई। इनमें से एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो पाई। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और उसमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटपाट और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर S.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5,500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को संभल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर भगाने पर विवश कर दिया। तब जाकर है जो कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए और जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये कोटा में क्रांति हुई थी। आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके है जो बना सकते हैं, और अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती हो तो आप स्लो करके है जो देख सकते हैं, और ज़्यादा है तो फिर स्लो कर देते हैं, और स्लो है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं स्पीड को। आगे देखते हैं अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। राजस्थान में 1857 की क्रांति का केवल मारवाड़, मेवाड़ तथा कोटा तक ही सीमित नहीं रही। मित्रों, ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, लेकिन आप एक तरीके से अगर इसको पढ़ते हैं तो इसमें कहानी की तरफ इसको पढ़ते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है ये टॉपिक। ऐसे ये टॉपिक है जो एक बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते कि इसको पढ़ा ही नहीं जाए, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो बनते हैं। आगे भरतपुर जो आगरा और मथुरा के काफ़ी निकट है, क्रांति के समय अशांत था और मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उसकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर आक्रमण कर सकते हैं। महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन ने भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी और भरतपुर की गुजर व मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही। उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहां के लाल किले की 4 दीवारी तक सीमित हो गई तो भरतपुर की जनता के मन में यह विश्वास बढ़ गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी थी। अलवर रियासत के गांवों के गुजरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफी परेशान किया। धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गई, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई और क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेर कर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगे स्वीकार करनी पड़ी और धौलपुर में क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही
जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हो गई। आगे है, जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खान, मियां उस्मान खान और सादुल्ला खान मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराजा को मालूम हो गई, अतः उन्होंने सादुल्ला खान को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खान के नेतृत्व में विद्रोह किया। टोंक में किसके नेतृत्व में? मीर आलम खान के नेतृत्व में। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। सलूम्बर और कोठारिया का क्या योगदान है 1857 की क्रांति के बारे में, तो आप देख सकते हैं। अगुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों सलूम्बर के रावत केसरी सिंह, कौन? सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और रावत ज्योति सिंह का 1857, कोठारिया का जो शासक था रावत ज्योति सिंह का 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा। किसका? एक तो सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत ज्योति सिंह का। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलूम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय दिया। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह के आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर अगुआ के ठाकुर स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ धुसंधी की, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। एजीजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि वे उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके और अंग्रेजों द्वारा अगुआ गांव को तहस नहस कर दिया गया। और अगुआ के ठाकुर कुशाल सिंह निर्ही अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे, तब कोठारिया के रावत ज्योति सिंह ने उनको गले लगाया। ये क्वेश्चन बनता है कि अगुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को किसने शरण दी थी, तो ये कोठारिया के रावत ज्योति सिंह ने उनको गला लगाया और उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी, सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर व भावी परिणामों की चिंता न कर सलूम्बर व कोठारिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। अगस्त 1858 तक समस्त भारत में विद्रोह कुशल दिया गया और नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकारों एवं विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी गई। यद्यपि राजस्थान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा और आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नई मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां और वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा। इन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस तरह के कार्य होने लगे, जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया और राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए। अब है 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे। तो राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। मित्रों, अगर आप मैं आपको इस प्रकार से कि आराम से पढ़ते हैं तो इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा जल्दी पढ़ करके है जो समाप्त करना चाहता हूँ। तो फिर भी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो फिर लंबे वीडियो को आप देखने में असहज महसूस करेंगे, इसलिए है जो फटाफट मैं वीडियो है जो संपन्न कर देता हूँ। आप लोगों को समझ आना है तो आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से है जो इसमें क्या कहा गया है।
1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या है? तो राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता का सहयोग दिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोही ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिल गया। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने तांत्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। राजस्थान के 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के इस महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधित सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। तो ये देखा जाए तो पूरी तरीके से है जो एक कुशल नेतृत्व का अभाव था क्रांति का। और राजस्थान माने एक देशी रियासतों में बंटा हुआ था राजस्थान, इस कारण इसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। एक जो संगठन होना चाहिए था वो नहीं था, केंद्र बिल्कुल, उसमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं था और उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रणकौशल ही था और न वे अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा। क्या? क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियार जिस प्रकार से अंग्रेजों के पास में थे उसी प्रकार के अपने यहाँ राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे उनके पास में है जो धन की कमी थी, रसद भी बराबर नहीं था और हथियार भी अंग्रेजों जैसे नहीं थे। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना नियंत्रण कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। 1857 की क्रांति की असफलता के परिणाम क्या रही? 1857 क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में है जो चली गई। किनके? अंग्रेजों के नेतृत्व में चली गई। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों अपनी कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी और राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे और दूसरे अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया। परिणाम स्वरूप ये निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पलवित हुई और इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा आदि है जो अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। तो ये थी मित्रों 1857 की क्रांति। इसमें आप लोगों को थोड़ी सी वीडियो में बोर हुए होंगे कि ये क्या टॉपिक है, तो इन टॉपिक में से है जो क्वेश्चन बनते हैं मित्रों। तो अगला अपना टॉपिक होगा जो कि राजस्थान के क्रांतिकारी। तो ये 1857 की क्रांति थी, इसमें आप लोगों को कुछ असहज महसूस हुआ है तो आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से वीडियो को बनाया जाए। हालांकि इस वीडियो में थोड़ा समय तेज़ी से बोला, इसके कारण आपको थोड़ा समझ कम आया होगा, लेकिन लंबा टॉपिक होने के कारण मैंने सोचा एक ही वीडियो में जो कंप्लीट कर दूं, जिस कारण से मैं जल्दी है सो इसको पढ़ा। लेकिन आप वीडियो को आराम से देख सकते हैं पॉज करके। नंबर के कोठारिया का योगदान, इस प्रकार से ये अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज, ये कोटा में क्रांति कब हुई थी, एक आपको पता होगा बिथोड़ा का युद्ध और जो सलाबास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को बिथोड़ा सलाबास का और 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। और एग्जाम में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो बनते हैं, ये आप देख सकते हैं। और अरिनपुरा और आबुआ की क्रांति, नीमच में क्रांति, ये अभी हाल ही में जो रीट का एग्जाम हुआ था इसमें इन्होंने जो कालक्रम के हिसाब से पूछ लिया कि पहले कौन सी क्रांति हुई, किस रियासत में हुई, फिर किस रियासत में हुई, किस सावनी में कब क्रांति हुई, ये पूछ लिया था। तो आप देख सकते हैं राजस्थान में 1857 के समय से सैनिक सावनी थी
और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन हुआ करते थे। मेजर बर्टन, मैकमोसन, मॉरिसन, ईडन, सावर्स और जेडी हॉल, ये अलग अलग रियासतों में शासक हुआ करते थे। कोटा में आप देख सकते हैं मेजर बर्टन, जोधपुर में मैकमोसन, भरतपुर में मॉरिसन, जयपुर के ईडन, उदयपुर के सावर्स और सिरोही के जेडी हॉल। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये शासक हो गए रियासतों के 1857 के क्रांति के समय शासक। तो ये थी मित्रों 1857 की क्रांति। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगले पार्ट में अपन देखेंगे क्रांतिकारी, तो राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी वो देखेंगे अपन। तो क्लास 10th की बुक अपने आप चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये बुक आने वाले समय में सेकंड ग्रेड और जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो मिलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।